नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम कक्षा छठी के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2016 में गणित विषय में पूछे गए प्रश्नों को हल करने वाले हैं। वर्ष 2016 में प्रश्न नंबर 51 से लेकर 75 तक कुल 25 प्रश्न पूछे गए थे, जिन्हें हम अगली 2-3 वीडियोस में हल करके देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियोस में हमारे साथ। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यदि 12 बिस्कुट के पैकेट का मूल्य ₹240 है तो 8 बिस्कुट के पैकेट का मूल्य होगा। 4 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, इनमें से हमें सही ऑप्शन चुनना है। तो आइए प्रश्न हल करते हैं। 12 बिस्कुट के पैकेट का मूल्य दिया है हमें 240। 12 पैकेट का मूल्य है मूल्य बराबर है ₹240। 12 का 240 है, हमें निकालना है 8 बिस्कुट के पैकेट का मूल्य। तो 8 का निकालने के लिए पहले हम एक बिस्कुट के पैकेट का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो एक पैकेट का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 12 का हमें पता है, तो एक का निकालने के लिए हमें 12 का बनाना है 1। तो 12 का 1 कैसे बनेगा? 12 भाग 12, 12 भाग कर देंगे 12। यदि हमें किसी भी संख्या को 1 बनाना हो, यानी मान लो जैसे हमें 25 को बनाना है 1, तो 25 को 25 से भाग करना पड़ेगा। यदि हमें 65 का बनाना है 1, तो 65 भाग 65 करना पड़ेगा। यदि 100 का बनाना है 1, तो 100 भाग 100 करना पड़ेगा। अब 12 को 12 से भाग किया तो इसका बन गया कितना? 1। आगे चलते हैं हम। पैकेट का मूल्य, एक पैकेट का के नीचे एक आ मूल्य बराबर। अब बराबर के एक तरफ तो हमने 12 से भाग कर दिया, तो दूसरी तरफ भी 12 से भाग करना पड़ेगा। जब भी हम बराबर के एक तरफ किसी संख्या से भाग या गुणा करते हैं, तो दूसरी तरफ भी उसी संख्या से भाग या गुणा हमें करना पड़ता है, तभी बराबरी कायम रहती है, नहीं तो ये बराबर नहीं रहेगा। इसलिए इस तरफ यदि हमने 12 से भाग किया है, तो दूसरी तरफ भी 12 से भाग करना पड़ेगा। तो इस तरफ भी हमने 12 से भाग कर दिया, तो ये हुआ एक पैकेट का मूल्य। अब हमें एक का पता लग गया, अब हमें निकालना है 8 पैकेट का मूल्य। तो एक का अब गुना देंगे हम 8। तो एक का 8 कैसे बनेगा? एक को गुणा कर देंगे किससे? एक गुणा कर देंगे 8। तो इस तरफ एक गुणा किया 8, तो बन गया 8 पैकेट का मूल्य बराबर होगा। ये हमें एक का पहले से पता है, इसको हम पहले लिख लेते हैं 240 भाग 12। अब हमने बराबर से इस तरफ, बराबर के इस तरफ क्या किया था? एक का 8 बनाने के लिए 8 से गुणा किया था एक को। तो क्योंकि हमने एक तरफ 8 से गुणा किया, तो दूसरी तरफ भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये बराबर रहेगा। तो दूसरी तरफ भी 8 से गुणा कर देते हैं। अब देखते हैं 8 पैकेट का मूल्य कितना आया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और साथ में लग गया 0, यानी कि 12 से काट दिया हमने दोनों को, क्योंकि देखने से ही लग रहा था कि 12 का पारा पड़ के ये 12 भी आ रहा है और ये 24 भी। तो हमने ये 12 से काट दिया, क्या बचा हमारे पास? 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 12 0 0, तो ऊपर बचा 20 और नीचे बचा 1। यहाँ गुणा करेंगे हम 8 से, 8 का बटा कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 20 गुणा हो गया 8। भिन्न संख्याओं को हम जब भी गुणा करते हैं तो अंश गुणा करते हैं, अंश। तो यहाँ पर अंश बचा है 20 और यहाँ पे है 8, तो 20 गुणा करेंगे 8। तो 20 गुणा किया हमने 8, तो क्या करेंगे? 8 गुणा 20 की जगह 8 गुणा 2 कर दिया हमने, 8 दूनी हो गए 16, और साथ में ये एक 0 लगा दिया, बन गए 160। हर में क्या है हमारे पास? यहाँ पर है 1, तो 1 गुणा किया 1, तो 1 एकम 1 ही रहा। 160 बटा 1 का मतलब 160। जब भी किसी संख्या का बटा 1 होता है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि हमारे पास क्या आया? ₹160। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, ₹160। तो ये है हमारी राइट ऑप्शन। चलते हैं
दूसरे प्रश्न की ओर जो है बागोदमा क्या है, एक परीक्षा में राम ने श्याम से 8 अंक अधिक प्राप्त किए, अनिल ने राम से 4 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि तीनों ने मिलकर 128 अंक प्राप्त किए तो राम ने अंक प्राप्त किए। हमें दिया गया है कि राम ने श्याम से 8 अंक अधिक प्राप्त किए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, जिसने सबसे कम अंक प्राप्त किए मान लेते हैं उसने अंक प्राप्त किए, कुछ भी मान लेते हैं कि उसने x, y या z जो भी है उतने अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर सबसे कम किसने अंक प्राप्त किए, राम ने श्याम से 8 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि श्याम ने राम से कम प्राप्त किए। तो सबसे कम किसने किए, श्याम ने, क्योंकि अनिल ने तो राम से भी ज्यादा किए और राम ने श्याम से ज्यादा किए, तो श्याम ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो हम मान लेते हैं, माना, जो भी हमें निकालना हो या पता ना हो तो गणित में हम उसको मान लेते हैं। तो माना किसने, श्याम ने अंक प्राप्त किए, माना श्याम ने अंक प्राप्त किए। मान लेते हैं हम कितने प्राप्त किए, x। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। बोलता है कि राम ने श्याम से 8 अंक अधिक प्राप्त किए। राम ने कितने, 8 अधिक अंक प्राप्त किए। तो श्याम ने यदि x प्राप्त किए तो राम ने कितने प्राप्त किए, 8 अधिक, यानी राम ने कितने प्राप्त किए, राम ने अंक प्राप्त किए, श्याम ने किए थे x और राम ने किए इससे 8 अधिक, अधिक यानी जमा कर देंगे कितने, 8। तो यदि श्याम ने किए x तो राम ने किए x जमा 8। अब आगे हमें बोला गया है कि अनिल ने राम से 4 अंक अधिक प्राप्त किए। अब आ गए अनिल ने कितने अंक प्राप्त किए, अनिल ने अंक प्राप्त किए, कितने किए, प्रश्न क्या बोलता है, राम से 4 अंक अधिक। तो राम ने कितने प्राप्त किए, पहले हम वो लिख लेते हैं। राम ने कितने अंक प्राप्त किए, x जमा 8 यानी 8, x जमा 8। अनिल कर रहा है इससे कितने अंक ज्यादा, 4। तो इसमें 4 ज्यादा मतलब क्या, जमा कर देंगे। यदि कम प्राप्त करता है तो माइनस करने होते हैं और अधिक किए तो प्लस, यानी कि अनिल ने कितने किए, x जमा 8 जमा 4। आगे प्रश्न क्या बोलता है कि यदि तीनों ने मिलकर 128 अंक प्राप्त किया। अब तीनों ने मिलकर मतलब सबके अंक मिला देंगे तो वो उनके मिलकर प्राप्त अंक। तो इन सब को पहले मिला देते हैं। श्याम ने अंक प्राप्त किए थे x, इसमें मिला दिया यानी कि जमा कर दिया क्या, राम ने जो अंक प्राप्त किए कितने, x जमा 8, इसमें जमा कर दिया x जमा 8 जो कि अंक प्राप्त किए थे राम ने। अब तीसरे के भी कर देते हैं, अनिल के भी। अनिल ने कितने किए थे, x जमा 8 जमा 4, तो इसको भी जमा कर देते हैं, कितने किए थे, x जमा 8 जमा 4। अब प्रश्न बोलता है कि तीनों ने मिलकर 128 अंक प्राप्त किए, यानी कि इन तीनों के जो अंक थे हमने इनको मिला दिया तो ये कितने हैं, कुल 128। ये सब कितने हुए, 128। अब देखते हैं हम कि x हमारे पास क्या आता है, तो हमें पता लग जाएगा कि श्याम ने कितने अंक प्राप्त किए। देखते हैं हम पहले x कितने हैं, ये आया 1x, ये 2x, ये 3x। तो कुल मिलकर ये x जमा x कुल हो गए 3x। अब क्या बच गया हमारे पास, यहां पर बचा 8 में जमा करेंगे 8, तो 8 जमा 8 हो गए 16, 16 जमा 4 हो गए 20, यानी कि 3x जमा कितने, 20। तो ये बराबर हो जाएंगे कितने, 128, यानी कुल अंक। हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, x। तो x के अलावा जो भी हमारे पास इधर है उसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो आइए पहले इसको x वाली संख्या को हम लिख लेते हैं, 3x पहले से लिख लेते हैं। ये जमा 20 है, इसको हम इस तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो दूसरी तरफ पहले से हमारे पास क्या है, 128,
अब इस 20 को दूसरी तरफ लिया तो हमेशा याद रखें आप, यदि किसी भी राशि को हम एक तरफ से दूसरी तरफ लेते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे इस तरफ बराबर के इस तरफ जो था वो जमा का था 20, तो दूसरी तरफ जाके माइनस का 20 हो जाएगा। तो 128 में 20 कम हो जाएंगे। इसको दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये जमा का 20 है, इसको हमें यहाँ से हटाना हो तो इस तरफ क्या कर देंगे, माइनस 20 कर देंगे। जमा 20 माइनस 20 कर देंगे, क्योंकि हमें 20 को खत्म करना है। तो जमा के 20 और माइनस के 20 आपस में कटकर 0 हो जाएंगे। तो यदि एक तरफ हमने 20 माइनस किया तो दूसरी तरफ भी 20 माइनस करना पड़ेगा, तभी ये बराबर रहेगा। चाहे ऐसे करो, चाहे जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि ये बराबर है, इसको इस बराबर से दूसरी तरफ ले गए इस 20 को, तो ये माइनस का हो गया। दोनों स्थितियां एक जैसी ही हैं, चाहे आप जैसे मर्जी समझो, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। अब 128 में 20 गए तो कितने बचे, कितने बचे, 108। कितने बचे बच्चों, 108 बच गए 108, यानी कि 3x बराबर हुए 108। अब देखिए इधर हमें चाहिए x के साथ 3 जो है किसमें, गुणा में, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाए चला जाएगा भाग में, यानी कि बटा में चला जाएगा। x बन जाएगा 108 भाग 3, x बन जाएगा 108 भाग 3। एक बात याद रखना आप, यदि बराबर के दूसरी तरफ हम किसी जमा की संख्या को ले जाते हैं तो वो माइनस की हो जाती है, और यदि कोई गुणा में है तो भाग में चली जाती है। यदि मान लो कोई अगर भाग में हो तो वो दूसरी तरफ जाती है तो गुणा में चली जाती है, ये आप याद रखेंगे। x आया हमारे पास 108 भाग 3, तो अब हम 108 को भाग करते हैं 30 से। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम करने वाले हैं 108 भाग 3। 108 को भाग करेंगे हम 3 से, 3 हो जाएंगे 9, और 1 10 में से 9 गए तो कितना बचा, 1। अब अगला अंक उतारा 8, तो बन गए 18, 3 6 के 18, यानी कि कितना है हमारे पास 36। तो हमारा प्रश्न है कि राम के अंक होंगे। अब 36 अंक किसने प्राप्त किए, क्या x क्या निकला, 36 क्या निकला हमारा x, 108 भाग 3 हुआ कितना 36, यानी कि x बराबर है 36। तो x किसने प्राप्त किए थे, श्याम ने। हमसे पूछा गया है कि राम के अंक होंगे, श्याम से नहीं पूछा गया हमसे पूछा गया है राम के। तो राम के कितने होंगे, x जमा 8, यानी कि x कितना है 36, 36 में जमा कर देंगे 8, तो 36 जमा 8 कितने हो जाएंगे 44, कितने हो जाएंगे 44। तो ऑप्शन 2 जो है वो क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीच में जब मुझे मिटाना पड़ता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बार चार्ट श्याम द्वारा एस्से 1 में प्राप्त अंक दर्शाता है। श्याम द्वारा विज्ञान में प्राप्त अंकों का प्रतिशत है, 4 ऑप्शन है, हमें राइट ऑप्शन चुनना है। तो ये चार्ट यदि आपको दिखाई छोटा है और कम दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहां पर बड़ा करके ड्रॉ कर देता हूं। एक चार्ट दिया गया है हमें, इधर है प्राप्त अंक, इधर है प्राप्त अंक, और इस तरफ विषय दिए गए हैं। पहला विषय है अंग्रेजी, इंग्लिश, दूसरा है गणित, तीसरा है विज्ञान, वी लिखा मैंने, चौथा है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और 5वां है हिंदी। अब बोला गया है कि 100 में से प्राप्त अंक है। ये सब प्रश्न मैंने थोड़ा सा पूरा नहीं लिखा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है वो
100 में से प्राप्त अंक जो है वो बताए गए हैं। तो इस तरफ मैंने प्राप्त अंक लिखने हैं, ये हुए 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस प्रकार बढ़ते गए। अब इंग्लिश में बताया गया है कितने, 60 तक। तो इंग्लिश में कितने प्राप्त किए, ये जैसे देखो ये 10 है, ये 20, 30, 40, 50, 60। तो इंग्लिश में उसने कितने लिए हैं, इंग्लिश में लिए हैं 60। गणित में लिए हैं 70, 70 की सीध में चलते हैं। गणित में लिए हैं 70, ये बार चार्ट है 70। विज्ञान में लिए हैं 80, तो 80 के सीध में चलते हैं। विज्ञान में कितने लिए हैं, विज्ञान में लिए हैं 80 अंक। सामाजिक विज्ञान में है 40, 40 की सीध में चलते हैं, ये है 40, इसकी सीध में चले तो सामाजिक विज्ञान में लिए 40। और हिंदी में है 45, तो ये 40 है, ये 50, तो इसके बीच में होगा 45। तो ये चार्ट जो है बार चार्ट, जिसको हम पट्टी चार्ट भी बोलते हैं, ये दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि श्याम द्वारा विज्ञान में प्राप्त अंकों का प्रतिशत है। अब देखते हैं कि विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए हैं। विज्ञान में चलते हैं कितने, 80। कितने अंक लिए, 80। कितने में से, 100 में से। तो क्या कितने लिए, 80/100। 100 में से लिए 80, तो क्या हुआ 80/100। तो ये कितने प्रतिशत हुआ, 80/100 यानी 80%। 80/100 का मतलब 80%। कैसे निकालते हैं प्रतिशत, गुणा करते हैं 100 से। तो 80/100 का प्रतिशत निकालना हो तो ये हुआ 80/100, गुणा कर देंगे 100 से, तो हो जाते हैं उतने प्रतिशत। ये 100 से 100 कट गया, ये ऊपर है 100, तो ऊपर नीचे एक जैसी संख्याएं कट गई। 100 से 100 कट गया, क्या बचा 80 गुणा 1 यानी कि 80, और बटा नीचे ये भी एक बचा, तो 1 एकम 1 यानी कि कितने 80%। ये तो आया तरीका प्रतिशत निकालने का, गुणा करके। अगर बटा 100 हो तब तो बहुत आसान होता है, हमें निकालने की जरूरत नहीं होती है। जो भी ऊपर संख्या लिखी हो, जैसे मान लो अगर लिखा है 25/100, तो उसका मतलब होगा 25%। 45/100 का मतलब होगा 45%। 70/100 का मतलब 70/100 का मतलब 70%। 62/100 का मतलब होगा 62%। तो यदि बटा में 100 है तब तो हमें प्रतिशत निकालने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि जो भी अंश में लिखा है, जो भी ऊपर लिखा है और नीचे अगर बटा 100 है, तो ऊपर जो लिखी हुई संख्या होती है उतने प्रतिशत आता है। तो इस प्रकार कितने विज्ञान में अंक प्राप्त किए उसने, 80%। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 54, निम्न ग्राफ, ये नीचे ग्राफ दिया गया है, 4 महीनों में दुकानदार द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या बताता है। ये ग्राफ दिया गया है, ये बोला कि दुकानदार द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या को बताता है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में जूते बनाए गए थे, लेकिन समय की बचत के लिए मैंने जूतों की जगह बॉक्स बना दिए हैं। तो एक बॉक्स जो है वो, एक बॉक्स का अर्थ है 112 जोड़े जूते। तो जूते तो जोड़ों में बिकते हैं, एक तो बिकता नहीं है। तो एक बॉक्स का मतलब है 112 जोड़े। तो हमने बताना है इन 4 महीनों में दुकानदार ने जो जूते बेचे उसकी संख्या क्या है। 4 महीनों में दुकानदार द्वारा बेचे जूतों की संख्या, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। क्योंकि एक बॉक्स का मतलब है 112 जोड़े, तो हम पहले पूरे बॉक्स गिन लेते हैं कि कुल कितने बॉक्स बेचे दुकानदार ने। सितंबर में बेचे 1 2 3, अक्टूबर में 1 2 3 4, तो कुल कितने हुए 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल कितने बॉक्स हुए 11। एक बॉक्स का मतलब है 112, कुल बॉक्स कितने बने 11, तो उसको गुना कर दिया हमने 11 से, तो कितने बन गए 11 दूनी, गुणा करते हैं 11 दूनी 22 का लगेगा 2, हासिल 2, 11 एकम 11 और 2 हासिल है, हो गए 13।
लगेगा 3, 13 का 3 हासिल 1, 11 एकम 11 और 1 12, तो 1232 जो है वो राइट ऑप्शन है। कौन सा है ये? नंबर 4 पे है 1232, तो ये चौथा जो है ये सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 संख्याएं दी है, इनमें सबसे छोटी हमें बतानी है कौन सी है। पहली संख्या है 7413। जब भी हमें संख्या बतानी हो कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अंकों को गिनते हैं, यानी जिसमें ज्यादा अंक होंगे वो बड़ी होगी, जिसमें कम होंगे वो छोटी होगी। तो देखते हैं इसमें अंक तो सभी में बराबर है, इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 अंक बराबर है, तो उससे हमें पता नहीं लगेगा कौन बड़ी है कौन छोटी। चलते हैं उससे अगला। और दूसरे नंबर पर क्या देखते हैं हम? सबसे बड़े स्थानीय मान पर, सबसे बड़े स्थान पर, स्थानीय मान पर नहीं, सबसे बड़े स्थान पर देखते हैं कौन सा अंक है। अब सभी जो है वो संख्याएं बराबर अंकों की है, तो सबसे बड़ा स्थानीय मान कौन होगा? देखो ये है इकाई, तो ये सबसे छोटा होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पर हजार का जो स्थान है वो सबसे बड़ा है, तो पहले हम हजार की संख्याओं को देखते हैं। हजार में कितना है? सब में कितना है? 7000, यहाँ भी 7000, तो यहाँ पर हजार से पता नहीं चला कि कौन सी बड़ी है। अब हजार के बाद उससे छोटे स्थानीय मान पर स्थान पर आ जाते हैं। हजार के बाद आएगा सैकड़े का स्थान, तो सैकड़े पर यहाँ कितना है? 4, तो इसका मतलब है 7400। यहाँ पर है 1, इसका मतलब है 7100, इसका मतलब है 7900, इसका मतलब है 7500। तो यहाँ पर यदि हम गौर फरमाएं तो यहाँ पर क्या है? 7100 जो है वो अन्य सभी से छोटा है, क्योंकि यहाँ पर 7400, यहाँ पर 7500 और ये 7900। तो सबसे छोटी हमसे पूछी है, तो कौन सी हुई? 7130, दूसरा जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, सही ऑप्शन हमें चुनना है। तो 6 के प्रथम 4 गुणज देखेंगे पहले कौन से हैं। गुणज होते हैं जो किसी संख्या के टेबल में आते हैं, जैसे 6 के गुणज होंगे जो 6 के टेबल में आएंगे, 7 के गुणज होंगे जो 7 के टेबल में आएंगे, 15 के गुणज होंगे जो 15 के टेबल में यानी पहाड़े में आएंगे। तो 6 के पहाड़े में देखते हैं क्या क्या आता है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, ये हुए प्रथम 4 गुणज 6 के। तो इनका योग निकालेंगे हम। इनको जमा कर दिया, 4 8 और 4 12, 12 2 14, 14 और 6 20, 20 की लगेगी सिफर हासिल 2, 2 और 2 4 5 6 60। तो ये चौथी ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 128, 288 और 160 का यानी महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले जिन संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालना हो उनके गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। तो पहले हम गुणनखंड निकालते हैं इन संख्याओं के। पहली संख्या है 128, इसके गुणनखंड निकालते हैं। 2 से भाग हो जाएगी क्योंकि इकाई का अंक इसका 8 है, तो यहां पर लिखते हैं 2 और 128 को 2 से भाग करके जो आता है वो नीचे लिख देते हैं। जवानी भाग करते हैं हम, 12 है तो 2 का 12 पड़ेंगे 12 तक, 2 छिके होंगे 12, 2 छिके 12, 2 चौके 8। अब 64 भी 2 से भाग हो जाएगा तो फिर से 2 लिखते हैं यहाँ पर, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। अब 32 आया, फिर से 2 के पहाड़े में आ जाएगा ये 16 दूनी 32, 2 एकम 2 और 1 3, 1 के बाद लगेगा 2, बनेंगे 12, 2 छिके 12। नहीं समझ ना आए तो ऐसे जैसे है ना 32 भाग करेंगे हम 2, 2 एकम 2, ये लिखा 2 एकम 2, 3 में से 2 गया बचा 1, तो 1 से आगे लगेगा 2, बन गए 12, 2 छिके 12, तो 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार हम
गुणनखंड निकालते हैं 2 एकम 2। पहले 2 से ट्राई करते हैं, 2 से भाग हो जाए तो भाग करके लिखते हैं, फिर ऐसे चेक करते जाते हैं जब तक 2 से भाग होता रहे तब तक हम करते रहते हैं। अगली संख्या 288 है, इसके गुणनखंड निकालते हैं। 288 का भी इकाई अंक 8 है, 2 से भाग हो जाएगा तो पहले हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं और 2 से भाग करके जो आएगा वो यहाँ पर लिखते जाएंगे। जुबानी भाग करेंगे 2 एकम 2, पहले क्या है 2, तो 2 का भाड़ा 1 तक पड़ जाएगा, 2 एकम 2। जैसे देखो ये है 288, इसको भाग करेंगे 2 से तो 2 एकम आएगा 2, ये वो वाला 1 लिख दिया हमने। अब 2 में से 2 गए 0, अगला अंक उतारते हैं 8, तो 2 चौके 8, यहाँ पे लिख दिया ये वाला 4। अब अगला अंक फिर से उतारेंगे ऐसे ही 8, तो 2 चौके फिर से 8। अब फिर ये इसका इकाई अंक 2 है तो 2 से भाग हो जाते हैं, जो हो जाती है ये संख्या, तो 2 से भाग करेंगे, 2 सते होंगे 14, 2 अंक तक लेंगे हम क्योंकि पहला अंक छोटा है, तो 2 अंक लिए तो 2 अंक से बना 14, तो 2 सते होगा 14। अगला अंक उतारेंगे 4, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। तो इस प्रकार हम दिमाग में भाग कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 72 का इकाई अंक भी 2 है तो 2 से फिर से भाग हो जाएगा, 2 तीय होंगे, पहले क्या है 7, तो 2 तीय होंगे 6 और 1 7, 6 7 में से 6 गए 1, तो 1 के आगे लगेगा 2 बन गए 12, 2 छिके होते हैं 12 तो आएगा 6। अब फिर से 2 को भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं 36 को, तो 2 3 है पहला अंक, तो 2 एकम आएगा 2, 3 में से 2 गए 1, 1 से आगे लगेगा 6 बनेंगे 16, 1 के बाद 6 लगा तो 1 6 हुए 16, तो 2 8 हुए 16। इस प्रकार ये 2 9 18, अब ये 2 से भाग नहीं होता है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो ये 2 से भाग नहीं होगा तो 3 से देखते हैं, 3 3 9, 3 से हो जाएगा तो 3 3 9 3 एकम 3, तो ये हो गए 288 के गुणनखंड। अब अगली संख्या है हमारे पास 160, 160 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। इसको भी जुबानी भाग करेंगे हम, 2 से भाग हो जाता है क्योंकि इकाई अंक 0 है, पहला अंक 1 छोटा है इसलिए 2 अंक लेंगे तो बनेगा 16, 2 8 हो जाएंगे 16, 2 0 0। अब 80 आया, फिर 2 से भाग हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 0 0। फिर 40 है, 2 से भाग हो जाएगा पूरा पूरा 20 दूनी 40, फिर 2 से 2 ढाई 20, 10 भी 2 से भाग हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 2 से भाग नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है, 5 भाग 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 5 से ही भाग होता है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 एकम 5। तो अब हम लिखते हैं इसके गुणनखंड, ऐसे लिखेंगे 128 के गुणनखंड बराबर कौन कौन से हैं, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 है, 2 गुणा 2 इस प्रकार लिखे जाते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, एक बार और, तो ये हो गए 128 के गुणनखंड। अब 288 के गुणनखंड लिखेंगे, 288 के गुणनखंड बराबर क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 बार 2 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ गया, फिर कितनी 2 बार 3, तो गुणा 3 गुणा 3, तो ये हुए 288 के गुणनखंड। अब 160 के गुणनखंड लिख देते हैं, 160 के गुणनखंड, ऐसे ऐसे करके, मतलब के नीचे लगाया तो के बन गया, गुणनखंड के नीचे लगाया ऐसा ऐसा तो गुणनखंड बन गया। अब 160 के गुणनखंड क्या क्या है, 1 2 3 4 5 बार 2 2 आया, 1 2 3 4 5 बार 2 2 आया, फिर क्या आया 1 बार 5 गुणा 5,
तो अब इन तीनों का महत्तम समावर्तक लिखेंगे 128, 288, 288 व 160 का महत्तम समावर्तक या वर्त्य बराबर किसके होता है? महत्तम समावर्तक निकालने में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये पहला गुणनखंड लिया 2, तो ये सभी में होना चाहिए। इस 2 के लिए आया यहाँ पर ये 2, तो यहाँ पर 1 2 लिख देते हैं। अब इस 2 के बाद अगले 2 की बारी, इस 2 के लिए ये 2, 1 2 और आ गया, गुणा में लिख देते हैं ऐसे। ये महत्तम समावर्तक निकालने का तरीका होता है। अब इस 2 के बाद अगला 2 लेते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 1 2 और आ गया। अगले पर चलते हैं, इसके लिए ये 1 2 और आ गया। अगले में चलते हैं, ये और ये 1 2 और आ गया। अब यहाँ पर अगला आया 2, इस 2 के लिए यहाँ 2 नहीं है तो इस 2 को नहीं लेंगे। इस 2 के लिए भी यहाँ पर अब नीचे दोनों में 2 नहीं बचा तो इसको भी लेंगे। इस 3 के लिए ऊपर 3 नहीं है, इस 3 के लिए भी नहीं है तो 5, तो ऊपर वाले दोनों में नहीं है। तो इस प्रकार महत्तम समावर्तक क्या हुआ? हमें ध्यान रखते हैं कि जो साझा गुणनखंड लेते हैं महत्तम समावर्तक में क्या करते हैं? साझा गुणनखंड, मतलब जैसे 2 लिया तो ये 2 तीनों में होना चाहिए, और एक बार आ गया तो उसको दोबारा काउंट नहीं किया जाता है, दोबारा उसको नहीं गिना जाता। ठीक है, तो ये 3 ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें भी 3 नहीं है, इधर भी 3 नहीं है। ये 5 भी इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये 2 नहीं लिया क्योंकि इस 2 के लिए इसमें कोई 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है कोई 2, तो ये 2 भी साझा नहीं हुआ। तो जो साझे थे वो मैंने लिख दिए। 5 जो है वो 5 बार 2 आ रहे हैं साझे। तो अब इसका महत्तम समावर्तक कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इनका महत्तम समावर्तक हुआ 32, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल 117 हैं तो उनका लघुत्तम समावर्तक होगा। सहअभाज्य संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य। तो सहअभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई भी साझा गुणनखंड ना हो। ठीक है, यदि ऐसी संख्याएं जिनका 1 को छोड़कर कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है उनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो क्योंकि वे सहअभाज्य हैं संख्याएं, इसलिए उनका लघुत्तम क्या होगा? जो उनको आपस में गुणा करके आएगा वही उनका लघुत्तम समावर्तक होगा। तो क्योंकि उनको गुणा करके आता है 117, तो उनका लघुत्तम समावर्तक भी होगा 117, क्योंकि उनका कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है इसलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले प्रश्न हम अगली वीडियोस में करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।